कुर्द फिर चर्चा में हैं क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने उन्हें ईरानी लोगों के लिए भेजे अमेरिकी हथियार लेने पर फटकारा है। ट्रंप ने कहा, हमें लगा था कि कुर्द उन्हें हथियार देंगे, लेकिन कुर्दों ने हमें निराश किया। वे बस लेते ही जाते हैं। मैं कुर्दों से निराश हूं। ट्रंप ने कुर्दों पर विद्रोह में मदद न करने पर नाराजगी जताई, लेकिन जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने किसी भी विद्रोह के विचार को वीटो कर दिया था। इराकी कुर्दिस्तान के प्रधानमंत्री मसरूर बरजानी ने इस्तांबुल में राष्ट्रपति एर्दोआन से मुलाकात की। ध्यान दें, तुर्की और कुर्दों का रिश्ता जितना दिखता है उससे ज्यादा रणनीतिक और चयनात्मक है। हमारे साथ चर्चा में इंतिफाद खानबर हैं, जो इराक के उप प्रधानमंत्री के पूर्व प्रवक्ता और वॉशिंगटन में कुर्दिश प्रोटेक्शन एक्शन काउंसिल के चेयरमैन हैं। इंतिफाद, राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा कुर्दों की आलोचना करते हुए इस लगातार सार्वजनिक विवाद को आप कैसे देखते हैं? कुर्द समूहों में इसे कैसे देखा जा रहा है? निकोल, इस अहम विषय को उठाने के लिए धन्यवाद। मुझे लगता है कि 24 न्यूज़ इंग्लिश इसे उठाने के लिए सबसे उपयुक्त है, क्योंकि आप सच्चाई का साथ देते हैं और हर चीज़ की निष्पक्ष और न्यायपूर्ण जांच करते हैं। मुझे लगता है कि मैं यहाँ वॉशिंगटन में रहता हूँ और आप इज़राइल में हज़ारों मील दूर, और मैं यहाँ वॉशिंगटन में हूँ। मैं कभी समझ नहीं पाया कि ये हथियार कहाँ गए और किसको दिए गए। जब कहते हैं हथियार कुर्दों को दिए, निकोल, तो जैसे कहें हथियार अरबों को दिए। कौन से अरब, कौन सा अरब देश? इराक में कुर्द हैं, वे ईरान को कोस रहे हैं। इराक में भी कई कुर्द पार्टियां हैं, कम से कम 2 मुख्य कुर्द पार्टियां। कई कुर्द पार्टियां हैं, ईरानी जो इराक के अंदर है, उनकी इराक में ठिकाने हैं। अगर हमें पता हो किसे सौंपा गया तो ये और उपयोगी होगा। मुझे तुरंत पता है कि कुछ मीडिया आउटलेट्स पीयूके के हैं। एरबिल में सरकार चला रहे केडीपी के प्रतिद्वंदी पर हथियार एरबिल भिजवाने का आरोप लगाया गया। इसका कोई मतलब नहीं बनता। केडीपी और कुर्दिस्तान व एरबिल की कुर्द सरकार ने कहा है कि उन्हें हथियार नहीं मिले। अगर मिलते तो वे छुपाते क्यों और लेते ही क्यों? उन्हें इसकी ज़रूरत ही नहीं है, वे ऐसा नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि इसका जवाब शायद मिस्टर बराक के पास हो सकता है, क्योंकि वही वहाँ मौजूद हैं। वही हैं जो राष्ट्रपति के संदेश सीधे कुर्दों और तुर्की तक पहुँचा रहे हैं। हम जानते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप ने इसका विरोध किया था। हम जानते हैं कि राष्ट्रपति एर्दोगन इस विचार के खिलाफ थे, क्योंकि पीकेके के कुछ आतंकवादी तत्व इन हथियारों को हासिल कर सकते हैं, कुर्दों और तुर्की को आतंकित कर सकते हैं। ये मुद्दा काफी अस्पष्ट है। मैं चाहता हूं हमें और स्पष्टीकरण मिले। निकोल, मैं यह भी जोड़ सकता हूं, वॉशिंगटन में कुर्द मीडिया संवाददाता ने सचिव रूबियो से हथियारों के बारे में पूछा, और सचिव रूबियो ने ऐसा जवाब दिया जो असल में कोई जवाब नहीं था। उन्होंने इसे स्पष्ट नहीं किया। तो मुझे नहीं पता कि राष्ट्रपति को गलत जानकारी दी गई थी या गलत तरीके से जानकारी दी गई थी, या मुझे नहीं पता कि ये हथियार कहाँ गए। लेकिन मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूं कि एरबिल में स्थित कुर्द सरकार को इन हथियारों के बारे में कोई जानकारी नहीं है और ना ही उन्होंने इन्हें प्राप्त किया है। इस समय कुर्द नेताओं की कूटनीतिक गतिविधियां कैसे चल रही हैं? एर्दोगन और बरजानी के बीच ये बैठक, क्या ये कुर्द नेताओं की कूटनीतिक कोशिशों के बारे में कुछ संकेत देती है? देखिए, भूगोल मायने रखता है। इज़राइल के विपरीत, जहां आपके पास बाहरी दुनिया से जुड़ने के लिए सैकड़ों मील का समुद्री तट है, कुर्दिस्तान एक चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ इलाका है। तो अगर आप कुर्दिस्तान इराक में हैं और आपके पास एक सरकार है और 60 लाख लोगों को खिलाना और समृद्ध बनाना है, आपका तुर्की के साथ संबंध होना जरूरी है, क्योंकि तुर्की ही उनकी बाहरी दुनिया से जुड़ने का एकमात्र रास्ता है। निकोल, उनकी तेल पाइपलाइन तुर्की से होकर जाती है और जिहान बंदरगाह के जरिए निर्यात की जाती है। उनका व्यापार सिर्फ तुर्की के रास्ते होता है, क्योंकि कुर्दिस्तान इराक चारों ओर तुर्की से घिरा है। ईरान से निपटना असंभव है।
और सीरिया जैसा कि आप जानते हैं वो भी एक अशांत जगह है, इसलिए इराक के कुर्दों के लिए तुर्की ही एकमात्र रास्ता है। अंकारा और एरबिल के बीच भी आपसी समझ है कि दोनों का एक साझा दुश्मन है जो कि पीकेके है। वे एक आतंकवादी मार्क्सवादी समूह हैं और उन्होंने कुर्दिस्तान और तुर्की में कुर्दों को आतंकित किया है। तो कुछ ऐतिहासिक मतभेद होने के बावजूद भी कुछ साझा आधार हैं, लेकिन साझा आधार मौजूद हैं और मैं सच में बारज़ानी परिवार की कुशल कूटनीति की सराहना करता हूं, जिसमें वे तुर्की के साथ इस महत्वपूर्ण संबंध को संभालने में सक्षम रहे, इस तरह कि ये उनके अपने लोगों के हित में हो। एक ऐसी जगह पर, जैसा कि मैंने कहा निकोल, जो चारों तरफ से जमीन से घिरी हुई है। इंतफाद, अगर भविष्य में अमेरिकी राष्ट्रपति फिर से कुर्दों से मदद मांगते हैं तो क्या वे वॉशिंगटन को मदद देने को तैयार होंगे या अगली बार संकोच होगा? देखिए निकोल, मैं आपको ये समझाता हूँ, ये एक बेहतरीन सवाल है। कुर्दिस्तान की सरकार पहाड़ों पर बागी नहीं है, अब वे एक अर्ध संप्रभु सरकार है। आप दुनिया की किसी भी सरकार को, जिसमें इजरायली सरकार भी शामिल है, फोन उठाकर नहीं कह सकते कि वे लड़ाई में कूद जाएं। उनकी ईरान के साथ सैकड़ों मील लंबी सीमा है और उनके पास ड्रोन या मिसाइलों से बचाव के लिए भी कोई रक्षा व्यवस्था नहीं है। उनके पास बिल्कुल भी वायु रक्षा नहीं है। इसलिए कुर्दिस्तान की सरकार को इस मुद्दे से निपटने में बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि वे पहले ही इराकी मिलिशिया, ईरान के प्रॉक्सी और खुद ईरान द्वारा सबसे ज्यादा बमबारी झेल चुके हैं। अब तक कुर्दिस्तान पर 800 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हम अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप के आभारी हैं, जिन्होंने F-16 और एयर डिफेंस मिसाइलों से कुर्दिस्तान की रक्षा की। लेकिन अमेरिकियों की रक्षा के बिना कुर्दों के पास ईरान के हमलों से अपनी रक्षा करने की कोई ताकत नहीं है। इसलिए भविष्य में ईरान के साथ किसी भी संघर्ष या प्रतिद्वंदिता को बहुत सावधानी से देखना होगा, क्योंकि बमबारी से 6 मिलियन लोग खतरे में आ सकते हैं, जैसा हमने देखा, और स्थिति और भी खराब हो सकती थी। इंतिफाद खानबर, कुर्द पार्टियों पर आपके विश्लेषण के लिए धन्यवाद। i24 न्यूज इंग्लिश पर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आभार। धन्यवाद।